नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो ये स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड किंगडम अपनी कुर्सी छोड़े यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये हो चुकी है काफी वायरल, क्योंकि किसी छोटे आदमी ने नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो फॉर्मर चीफ है। अब यहाँ पे आप पूछोगे, वेट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया की परमानेंट सीट बिल्कुल होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार मत करो, क्योंकि विस्तार करने में आती है प्रॉब्लम कि कितना बड़ा विस्तार करोगे। क्या 3 नए कंट्रीज को आप ऐड करोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, 4 कंट्रीज को ऐड करोगे? इसको लेकर काफी असमंजस रहता है। आप सीधा सीधा एक काम करिए, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को कहिए आप पीछे हो जाइए, आपकी इकोनॉमी गिर रही है, आप जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट अब रहे नहीं है, कुछ आपका इम्पैक्ट दुनिया में है नहीं, तो क्यों ना आपकी जगह इंडिया बन जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। और यहाँ पे आप देख पाओगे, यूके मस्ट गिव अप इट्स परमानेंट सीट टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इनिशियली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि सिंगापुर के जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं उन्होंने ये बात कही है, बट ये कोई आम डिप्लोमेट नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये चीफ रह चुके हैं और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये चीफ कैसे बन गए थे। ये मैं आपको पहले समझाता हूँ सरल शब्दों में, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या यूके जेन्युइनली अपनी सीट छोड़ सकता है। नाउ आप अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखें तो आपने जैसे किताबों में पढ़ा है, स्कूल में, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और ऑफ कोर्स यूएसए, और बाकी 10 होते हैं अस्थायी मेंबर्स, टेम्परेरी मेंबर्स। ये मेंबर्स मैक्सिमम 2 सालों के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हैं और फिर बाद में उनकी जगह आ जाती है नई कंट्रीज। इंडिया इसी तरीके से रह चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर टेम्परेरी बेसिस पर। पाकिस्तान बहुत ही जल्द बन जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर 2 साल के लिए। तो इसी तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, और जो भी कंट्रीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, उन कंट्रीज का रोटेशनरी बेसिस पर एक आदमी चीफ बन जाता है 1 महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो साल 2001 के जनवरी महीने में किशोर महावनी साहब और एस जयकुमार, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट सिंगापुर के, ये बने थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ, जब सिंगापुर ने 1 महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लीड किया था। और ऐसा नहीं है कि बस 1 महीने के लिए ही ये बने थे, बाद में ऑफ कोर्स फिर अगले साल इनकी टर्न फिर से आई। तो किशोर महाबनी साहब देखिए प्रॉपरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को समझते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो बस अपनी सीट घेर के बैठे हैं। किशोर साहब ने यहाँ पर यह कहा कि देखो, यूके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूके अपने वीटो का इस्तेमाल करता ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है कि किन कंट्रीज ने कितनी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वीटो पावर है, वीटो आपको पता होगा अल्टीमेट पावर होती है एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर देश की। अगर एक रेजोल्यूशन है जो सिक्योरिटी काउंसिल में तैयार हो चुका है सैंक्शंस के बारे में, मान लो फॉर एग्जांपल कि एक रेजोल्यूशन तैयार हो रहा है कि श्रीलंका पे लगाने हैं बहुत सारे सैंक्शंस, मान लो कि श्रीलंका न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, श्रीलंका को रोकना होगा। तो उस वक्त अगर मान लो कि इंडिया भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इंडिया के पास वीटो पावर है, तो अगर बाकी सभी मेंबर कहते हैं कि श्रीलंका पे लगाओ सैंक्शंस, इंडिया अकेले वीटो करके श्रीलंका को बचा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इंडिया के पास ये जो वीटो की पावर है कि सारा रेजोल्यूशन कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल, सब कुछ फिर से स्टार्ट करो, ये पावर रशिया, यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस के पास ही है। मगर यूके ने, आप जान के हैरान हो जाएंगे, 1991 से, जब से यूएसएसआर टूटा है, यूके का सबसे बड़ा खतरा क्या था यूरोप में? ऑब्वियसली यूएसएसआर। जैसे ही यूएसएसआर टूट गया, यूके को देखिए वीटो यूज करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि दुनिया के बाकी अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यूके बिल्कुल यूएसए को फॉलो करता है। और आप नोट करिए, जब से यूएसएसआर टूटा है ना, तब से यूके और फ्रांस, यूरोप की 2 बड़ी शक्तियां, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, मगर वीटो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। दे डू नॉट नीड ए परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसलिए यहाँ पे अगेन देखो, जो एक्स डिप्लोमेट साहब हैं, यहाँ पर आप एक बार को कह सकते हैं इंडियन ओरिजिन के लग रहे हैं किशोर साहब, थोड़ा सा प्रेम में आके बोल दिया होगा उन्होंने कि यूके तुम पीछे हटो। उनकी स्टेटमेंट के पीछे एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल एक लॉजिक है कि 33 सालों से अगर एक देश यूके
ये वीटो इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक्चुअली फ्रांस के बारे में भी कहा जाता है। आप एक बार वो कह सकते हैं कि यूके की बात हो रही है, तो फ्रांस को भी अपनी परमानेंट सीट क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि दोनों यूके और फ्रांस को छोड़ देनी चाहिए अपनी सीट। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, इनको सीट की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर इट। क्या ये वीटो इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं इस्तेमाल कर रहे। अगर आप वीटो इस्तेमाल नहीं कर रहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो व्हाट आर यू डूइंग देयर? आपकी जो भी जियोपॉलिटिकल बात है वो यूएसए पहुंचा देगा वहां पर। और वैसे भी रोटेशनरी बेसिस पर जिस तरीके से इंडिया बनता है अस्थायी मेंबर, आप भी टाइम टू टाइम अस्थायी मेंबर बनते रहेंगे। जब आपने वीटो इस्तेमाल नहीं करना, 33 साल से आप वीटो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू डूइंग देयर? तो इसलिए ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि एटलीस्ट यूके को तो पीछे हो जाना चाहिए। फ्रांस की इकोनॉमी आज भी स्ट्रांग है, यूके तो इकोनॉमिकली भी काफी कमजोर हो रहा है। तो यूके का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रहना इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और यहाँ पे कुछ डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं कह रहे कि यूके तुमने राज किया था अब पीछे हट जाओ वगैरह, नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड नेशंस में जिससे हम रेजोल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम्स का। वहां पे दो कंट्रीज खुद ही एक दूसरे को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो लेट देम गो आउट। और मैं कहूंगा कोई ना कोई अफ्रीका का देश या फिर अफ्रीकन यूनियन आराम से, मैं कहूंगा, परमानेंट मेंबर बन सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। और इससे दुनिया के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये रिजॉल्व भी हो सकती है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मैं किशोर साहब से बिल्कुल 100% एग्री करूंगा। फ्रांस को अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बने रहना चाहिए क्योंकि फ्रांस एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, याद रखिएगा। यूके अब यूरोपियन यूनियन में भी नहीं रहा। फ्रांस एटलीस्ट आप कह सकते हैं लीड कर रहा है यूरोपियन यूनियन को, तो वहां से एक आवाज होना इंपॉर्टेंट है। यूके की जगह बिल्कुल इंडिया को लेनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल यूके ने एक टाइम पर 32 वीटो यूज किए थे। प्राइमरली ये जो वीटो थे ये यूएसएसआर के अगेंस्ट थे। यूएसएसआर टूट चुका है। अब जो रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है ना, इसके बाद देखिए रशिया लंबे समय तक, कई दशकों तक एक बड़ी वॉर नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसी वॉर में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, रशिया को लगता है कि उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है, न्यूक्लियर वेपन यूज हो जाते हैं, फिर कहानी कहीं और ही चली जाती है। उसके बारे में मैं नहीं कह रहा, बट मान लो कुछ महीनों बाद एक सीज फायर हो जाता है, यूक्रेन थक गया, रशिया थक गया, दोनों कंट्रीज अब अपने आप को रीबिल्ड करेंगे, उसी में ही कई दशक लग जाएंगे, यूके को कोई खतरा नहीं है एंड दे डू नॉट नीड दिस सीट। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप किशोर साहब से यहाँ पे एग्री करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रेलेवेंट अगर बनाना है तो सबसे आसान चेंज तो ये होना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। डू यू एग्री विद हिम या फिर आप मानते हैं कि नहीं, यूके का होना वहां पर इंपॉर्टेंट है? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू। देखिए, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत को एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए इनवाइट किया है? प्राइमरली पीएम मोदी को कहा है कि आइए, आप हमारे देश में वेलकम हैं। बताइए ये हाल ही में किस कंट्री ने ऑफिशियली बोला है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: चाइना, पाकिस्तान, रशिया या फिर बेलारूस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे आपको एक प्राइस हाइक दिखेगा। जी हाँ, प्राइसेस बढ़ जाएंगे 3 सितंबर के बाद से। ये डेट याद रखिएगा, आफ्टर 3 सितंबर सभी कोर्सेज पे एक माइल्ड प्राइस हाइक आपको मिलेगी। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो स्टडी आईक्यू के 2025 और जी हाँ अब 2026 के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप देख पाओगे दो लिंक आपको दिख जाएंगे। एक में लिखा है 2025 प्रतिज्ञा बैच। अगर अगले साल ही आपको यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है तो बिल्कुल आप 2025 का प्रतिज्ञा बैच कर सकते हैं परचेस इस लिंक पर क्लिक करके। बट लेट्स से आप अभी दूर का सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे 1.5 साल रुककर एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो 2026 का बैच पहली बार आपके लिए लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, प्रतिज्ञा 2026 बैच। सिंपली जो सेकंड लिंक है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके गोल्स थोड़े लंबे हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और एक डिस्काउंटेड रेट पर। याद रखिएगा
ये 36 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कोर्स। ये आप कर सकते हैं परचेज, और याद रखिएगा 3 सितंबर से एक प्राइस हाइक देखने को मिलेगा ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।